नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की खबरों के साथ। सुमेरपुर में सोमवार को 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई। पहला पेपर अंग्रेजी का दिया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने संपूर्ण तैयारियां कर ली है। सुबह सुबह परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राएं पहुंचे। गुरुजन व माता पिता के आशीर्वाद लेकर छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए केंद्र पर पहुंचे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुमेरपुर ब्लॉक में 15 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 2257 छात्र छात्राओं ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी। 25 छात्र छात्रा अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र छात्राओं ने अपना पेपर दिया। इस बार शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। टोटल कितनी परीक्षा होती है आपकी? 5। पहली आज थी। हाँ। अभी और अगली परीक्षा कितनी तारीख को है? 9 तारीख को। क्या नाम है आपका? की परीक्षाएं वैसे तो 29 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है और इस केंद्र पर 2 तारीख को कंप्यूटर विज्ञान का पेपर भी हो चुका है, लेकिन पहला जो अनिवार्य विषय है अंग्रेजी का, उसका आज पेपर था। इस केंद्र पर कुल 217 विद्यार्थी पंजीकृत थे और 100% उपस्थिति के साथ समस्त 217 विद्यार्थियों ने आज इस परीक्षा में भाग लिया है। आगे कितनी परीक्षा और होने वाली है? अभी लगभग 10वीं और 12वीं की मिला के इस केंद्र पर 14 परीक्षाएं और अलग अलग दिवसों में परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार संपादित होंगी। आज सुबह कितने बजे परीक्षा शुरू हुई थी? परीक्षा प्रारंभ होने के समय प्रातः 8:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक का है और केंद्र नियमानुसार सुबह 8 बजे खोल दिया गया था और विद्यार्थियों की पहले ब्रीफिंग की गई, उनको आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। उसके बाद में वो अपने कक्ष में बैठ गए। नोका थाना इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कलयुगी बेटे ने मामूली बात पर मां पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। हमले में मां के एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है। झगड़े का कारण पारिवारिक रंजिश बताया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद बेटा फरार हो गया है। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को नोखा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नोखा के वार्ड नंबर 11 चाचा नेहरू स्कूल के पास रहने वाली मगी देवी ने उसके पुत्र संजय चोड़िया के बीच पिछले कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। रविवार को मगी देवी अपने घर में बैठी थी। अचानक उसका पुत्र संजय धारदार हथियार लेके आया। वह जान से मारने की नीयत से उसने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिए, जिससे दोनों पैरों के पंजे कट गए हैं। आसपास मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल मग देवी को नोखा के जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज जारी है। नोखा पुलिस ने घायल महिला की रिपोर्ट पर आरोपी पुत्र के विरुद्ध जानलेवा हमले सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिडवाना क्षेत्र में गत दिवस हुई ओलावृष्टि और बरसात ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। बरसात ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे किसानों के माथे पर चिंता की उभर कर लकीर आ रही है। ओलावृष्टि के बाद आज डिडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी ने ओलावृष्टि प्रभावित गांवों का दौरा किया है और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान डूडी ने खेतों में जाकर खराब हुई फसलों की स्थिति देखी, किसानों से मुलाकात कर नुकसान के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डूडी ने कहा कि ओलावृष्टि से किसानों की फसलें को 90% नुकसान हुआ है। इन नुकसान का वास्तविक आंकलन करने के लिए जिला कलेक्टर से मुलाकात कर किसानों की फसल खराबे का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की जाएगी। अभी जो ओलावृष्टि हुई, मैंने उसको लेके कलेक्टर साहब से बात की और आज मैं स्वयं यहाँ पे किसानों के बीच में हाजिर हूँ। हालात देखने पे पता लगता है कि हालात बहुत खराब हैं। किसानों को 90% से ज़्यादा यहाँ फसल का नुकसान हुआ है। मेरी सरकार से कलेक्टर के माध्यम से ये अनुरोध है कि जो फसलों का नुकसान हुआ है किसानों को उसकी भरपाई करें। हालांकि मैं फिर भी ये मानता हूँ कि जो सरकार का रवैया है वो किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पूरे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जो उनके तेल भाड़ा मजदूरी है उसकी भरपाई सरकार करे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इसी के तहत मैं आज किसानों के बीच में हूँ। ये बात मैं फिर से कलेक्टर साहब को और ऊपर जो मंत्री महोदय हैं उनके सामने भी रखेंगे कि आप इसकी जल्दी से जल्दी गिरदावरी करके जो नुकसान हुआ है किसानों उसकी भरपाई करें। खेतड़ी में केसीसी प्रोजेक्ट के कंसंट्रेटर प्लांट परिसर में सोमवार को 53वीं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसीसी कार्यपालक निर्देशक जोड़ी गुप्ता थे। विशेष अतिथि के रूप में उप महाप्रबंधक वीके इंदिरा, मुख्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कटेवा, महाप्रबंधक खदान पीडी बोहरा, एस गुहा, वनेंद्र भंडारी, मयूख चटर्जी, डॉक्टर सुजीता सैनी, केटीएस महामंत्री बिरदूराम सैनी,
KCMS महामंत्री श्यामलाल सैनी, MS अली मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने झंडारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि GD गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्य करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार व प्रोजेक्ट भी सुरक्षित रहेगा। सामुद्रिक संयंत्रण के प्रांगण में 53वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह मनाने हेतु हमारे यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए, कामगार साथी और अधिकारीगण। और इसकी शुरुआत 4 मार्च 1966 को शुरुआत हुई। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में मुंबई में हुई और एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का निर्माण हुआ। इसका जो एम था वो ये था कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना। उसके तहत ये कार्य सुचारू रूप से और चालू हुआ। हर वर्ष की भांति इसको एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च इसका दिनांक है और इस हर वर्ष इसको पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें एक थीम रखी जाती है, जो इस वर्ष की थीम है वो नेतृत्व पे केंद्रित है। देख लेना दोबारा। ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस, ये इसका इस वर्ष का थीम है। और सभी कामगार और मेरे अधिकारीगण साथियों से निवेदन है कि वो इसमें। चित्तौड़ के नगर परिषद के पार्षदों तथा RTI कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर नगर परिषद पर RTI के तहत सूचना नहीं देने का आरोप लगाया है। नगर परिषद आयुक्त पर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। इसको लेकर नगर परिषद छोटू सिंह शेखावत ने बताया कि नगर परिषद ने RTI कानून को नहीं मानती है। लगभग 150 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में RTI की सूचनाएं मांगी गई है, लेकिन लंबे समय से सूचनाएं नहीं दी जा रही है। साथ ही 50 से ज़्यादा से ऐसे मामले हैं जिसमें राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णय दे दिया गया है। 150 मामले लंबित हैं जिसमें आज दिन तक सूचना नहीं दी गई। 50 से अधिक आवेदन ऐसे हैं जिनमें राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णय दे दिया गया है कि 15 दिन और 21 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन वो सूचनाएं भी अभी नहीं दी जा रही है। मतलब क्या है कि एक वकील रखा हुआ है इन्होंने जयपुर, जिसको 3 से 4 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि RTI की सूचना नहीं देनी, बाकी ऐसा नियम कहीं पे भी नहीं है। हमारे यहाँ पे चित्तौड़ ज़िले में जितने भी बड़े डिपार्टमेंट हैं, मेडिकल हो, पुलिस हो, रेवेन्यू हो, कलेक्ट्री हो, जहाँ पे भी है वहाँ 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करवा दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे नगर परिषद में ये कानून लागू ही नहीं होता है और कमिश्नर जो है वो सूचना देना ही नहीं चाहता। हमारे यहाँ पे ये नियम हो गया है कि घोटाले करो, सूचना मत दो और फाइल गायब कर दो। किस तरह की मांग? ने ये मांग की है कि कमिश्नर के खिलाफ में FIR दर्ज हो, जो सूचना नहीं दे रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस वजह से कमिश्नर के खिलाफ में FIR दर्ज हो और इनको सस्पेंड किया जाए और सूचना उपलब्ध करवाई जाए। आज सूचना नहीं देने की वजह से आज नगर परिषद में इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि पूछो ही मत। आज कंडीशन ये है कि 20 करोड़ से अधिक नगर परिषद के ठेकेदार मांगते हैं और ये स्थिति होगी 1 लाख रुपए भी काम नहीं करवा सकते। आज नगर परिषद में ये कंडीशन है कि 10 से 15 ठेके तो जिनका पेमेंट पार्षद उठा रहे हैं, दूसरे के नाम से पार्षद उठा रहे हैं। मतलब पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है और घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं जिनकी सूचना नहीं दी जा रही। चित्तौड़ में कलेक्टेड जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने निराश्रित लोगों के लिए चलाए जा रहे विशेष रेस्क्यू अभियान के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे व्यक्ति जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, निराश्रित व्यक्ति है, उनकी संस्था द्वारा देखभाल की जाएगी तथा उनका इलाज करवाया जाएगा। इसको लेकर भरतपुर की अपनी आश्रम संस्था तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग द्वारा विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया गया है, जिसमें निराश्रित व्यक्तियों को रेस्क्यू कर उनके इलाज किया जाएगा। यह अभियान चित्तौड़गढ़ से भी चलाया जाएगा। इसको लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के बारे में जानकारी भी दी। ये शुरुआत भरतपुर में अपना ग्राम आश्रम है और उनके कई जिलों में कई सारे आश्रम चलते हैं और जो निराश्रित हैं उनका एक सहारा है। उनको प्रभु जी भी कहते हैं अपना घर में। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भरतपुर से ही उनकी टीम आई है, पूरे राजस्थान में घूम रही है। 5 मास तक यहाँ संभाग में रहेगी, आज यहाँ रहेगी चित्तौड़ में। और इनकी जो व्हीकल है वो यहाँ हमारी लोकल जो संस्था है उनसे टाई अप बिठा करके
ऐसे व्यक्ति जिनका कोई नहीं है, जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और जो जिनको डेस्टिट्यूट कहते हैं, निराश्रित कहते हैं, उनके लिए ये एक आशा की किरण बन के आए हैं और ऐसे लोगों को ये रेस्क्यू करेंगे और फिर इनके जो संस्थान हैं उसमें उनको ले जाएंगे। इनके जो नोडल अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ में हैं और हमारा मानना है कि ये कार्य इतना अच्छा है। मैं पहले भरतपुर में था, मैंने वहाँ भी देखा था। तो इस तरह के कार्य के लिए जो भी सहयोग होगा वो भी हम यहाँ से विभिन्न संस्थाओं से कराएंगे। धन्यवाद। पंचायत समिति जायन में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए 1064 व्यापक प्रचार प्रसार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। सहायक निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1064 हेल्पलाइन को लेकर कैंप व जन संवाद आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में तेजाराम, पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, सह उप निरीक्षक जायल विकास समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप कांकड़ी, सीताराम लोमरोड, गौरव के ग्रामीण की ग्रेवल सड़क की शिकायत दर्ज कराई गई। नागरिकों ने अपनी विचार भी रखे। करौली बैठक में अनुपस्थित होने पर मत्स्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस। गृह, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि अधिकारी सक्रिय रहकर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को सरकार की मंशा के अनुसार आम जन तक लाभ पहुंचाकर लाभान्वित करवाना सुनिश्चित करें। राज्य मंत्री ने कलेक्टर सभागार में पुलिस, चिकित्सा, पशुपालन, विद्युत, पीएचडी, डेयरी एवं पंचायत राज विभाग की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मत्स्य अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। राज्य मंत्री ने बैठक के दौरान पुलिस विभाग में नए निष्पक्ष सीएलजी सदस्यों की नियुक्ति करने, स्मैक पर सख्त कार्रवाई करने, लंबित मुकदमों का समय पर निस्तारण करने, जिले में अवैध खनन को रोकने, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से कार्य योजना बनाकर कार्य करने, स्कूल व कॉलेज में मोबाइल के दुरुपयोग के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक करने के निर्देश दिए। क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है तो हमारी जो संगठनात्मक प्रक्रिया है वो विधानसभा लोकसभा की दृष्टि से उनके गठन किए गए हैं। चुनाव समिति है, चुनाव की कोर कमेटी है और चुनाव को समन्वय करके कैसे संचालित किया जा सकता है उस प्रक्रिया के तहत हमारी बैठक हुई है। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सब लोग उल्लासित हैं कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने के लिए पूरा देश संकल्पित है। तो राजस्थान भी 25 की 25 सीट उन्हें उनकी झोली में डालकर उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम है। विभागीय अधिकारियों से भी बैठक ले रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी। जो प्रधानमंत्री जी के योजना है लोक कल्याण की और जन कल्याण की, उनकी क्रियान्विति और राज्य सरकार जो 3 महीने से यहाँ काम कर रही है माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, उन्होंने भी बहुत बड़े निर्णय लिए। उनकी भी धरातल पर स्थिति और सक्रियता, उनकी यानी कि लोगों को लाभान्वित करने की जो प्रक्रिया है उस पर सबका समीक्षा करके जरूरी निर्देश दिए गए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़ और झालावाड़ और मंदसौर जिलों की खबरों को देखने के लिए खबर 24 न्यूज़ पर बने रहें।